और आज तक जिसको भी नीतीश कुमार ने बनाया अपने उत्तराधिकारी, कौन कहां है खोजिए। हर ब्राह्मण ज्ञानी हो ये जरूरी नहीं है, और मनोज झा ने तो प्रूफ कर दिया इस बात को। जेपी से आगे निकल गए, लोहिया से आगे निकल गए, जॉर्ज से आगे निकल गए, शरद से आगे निकल गए, लालू यादव से आगे निकल गए, राबड़ी देवी से आगे निकल गए। बचा कौन जी? कोई हो तो गांधी जी बचे हुए हैं। गांधी जी सोच रहे होंगे कि ले कुछ कमी रह गया, एक बार और जन्म लेके कुछ दो चार गो देश आजाद करा देते, तब तो नीतीश कुमार जी से मैंने कंपटीशन हो पाता। माझी जी को एक तरफ दलित को आरक्षण देंगे, पिछड़ा को आरक्षण देंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर नया बनेंगे। ना उसको तेजस्वी पहचानते हैं, ना उसको नीतीश पहचानते हैं। वो इसमें है ही ना, 3 में 13 है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करेंगे खबरों की चीरफाड़। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समय आज समाप्त हो गया है। जो 4 दिनों से जो सत्र चल रहा था और जिस प्रकार से जो हो हंगामा हुआ, इन तमाम चर्चाओं के बीच में एक चर्चा नीतीश कुमार के जो आरक्षण के दायरे बढ़ाने की थी वो खूब हुई है। भले ही कुछ ऐसा बयानबाजी हो गया उनका जिसमें कहीं ना कहीं वो चर्चा छिप गई जिस पे आज विधानसभा का सत्र बुलाया गया था। पिछले 3-4 दिनों से, या यूँ कहें उसके पहले से, लगातार हम पंचनामा के माध्यम से हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर आरक्षण के दायरे बढ़ाए जाने पर लगातार चीड़फाड़ कर रहे हैं। लेकिन इस चीड़फाड़ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो छिप गई। कल भी पंचनामा आपने देखा होगा, लाइव सेशन के माध्यम से चला था, लेकिन ये श्रृंखला हमने बताया था आपको कि लगातार चलेगा। देखिए, जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना करा के सर्वे लाई और सर्वे ला करके उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया गया, ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के सदमे में पड़ी हुई है कि आखिरकार इसके बाद हम करेंगे क्या। लगातार इस बात की चर्चा राजनीति गलियारे में भी हो रही है कि भाई नीतीश कुमार ने तो बहुत ही बड़ा एक छक्का मारा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसके समर्थन में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो अब इस पर राजनीति कैसे तैयार करना है, कैसे 2024 का चुनाव लड़ना है, 25 में कैसे अपनी सरकार बनानी है, इस पर कहीं ना कहीं काटभाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही होगी। इसी विषय पर पंचनामा करेंगे कि नीतीश कुमार ने जो आग लगाई है उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या जल रही है। अब महाराष्ट्र की भी चर्चा होने लगी है। क्या है, देखिए 2-3 दिन पहले हमने एक चर्चा करके बताया था, मराठा आंदोलन, मराठा का जो आरक्षण का बात चल रहा था, उस पर भी कहीं ना कहीं पंचनामा में चिड़फाड़ होगा। चलिए बिना देर किए अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं, जुड़ते हैं। सर, नीतीश कुमार के आग में क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी जल रही है? महाराष्ट्र में आरक्षण की बात चलनी छिड़ गई है कि महाराष्ट्र के बाद क्या अन्य राज्यों पे भी नजरें रहेंगी आरक्षण को लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक शब्द दिया है, जैसे पिछली बार आपने पूछा था कि जातीय गणना को आप क्या एक शब्द में कैसे बोलेंगे, तो मैंने कहा था अविश्वसनीय। अब ये जो नया आरक्षण बढ़ाने का जो विधेयक है, इस पर भी आप मुझसे पूछते तो मुझे अच्छा लगता। सिंस आपने पूछा नहीं तो मैं बता देता हूँ। एक शब्द में अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मैं 3 दिनों से रिपीट कर रहा हूँ एक शब्द, आई वॉश। केवल आंख धोने का काम किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा वर्ग मानकर चल रहा है कि सवर्णों ने उनके साथ बहुत गलत किया, राजपूत भूमिहार ब्राह्मणों को जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, जान से मार दो, दांतही से गर्दन धर लो, जैसे मिले वैसे दबा दो। ये किसने सिखाया है? ये उन धूर्त पाखंडी नेताओं ने सिखाया है जो अपने पुत्रों को अपनी सत्ता देते हैं। दोनों तरफ से हम बोल रहे हो तो एक तरफा वाला के लग रहा होगा मिर्ची, हम दोनों तरफ वाला का बोल रहे हैं, लेकिन बुझाएगा नहीं, क्योंकि सुन तो एक तरफा वाला है। चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों कहा जाता है? तो ये खुजलाने लगे, चेक करने लगे दाढ़ी में, ये नहीं सोचेगा दाढ़ी है कि नहीं, लेकिन चेक करने लगेगा, तिनका तो पकड़ा जाता है। ये आरक्षण बढ़ाने से एक रत्ती भी किसी सवर्ण को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आरक्षण मात्र 12% पड़ रहा है, मात्र 12%। आप इसमें कहीं नहीं थे। सरकारी नौकरियों का आंकड़ा बता रहा है कि सवर्ण अपना हक ले लेते थे, आगे भी ले लेंगे। कहाँ रोकने वाला, कौन रोक रहा है? प्रतिभा के सामने कुछ टिका है क्या आज तक? बिल्कुल नहीं। मैं फिर देखिए, मैंने प्रतिभा की बात कही तो जानते फिर लगे कि प्रतिभावान मैं केवल सवर्णों को कह रहा हूँ। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, लेकिन जो डाटा आया है उसमें तो यादव भी हैं,
सभी हैं, कुर्मी कोहरी भी हैं। अच्छी बात है, ये अच्छा है कि मतलब आरक्षण का लाभ मिला उन लोगों को, ये साबित करता है। तो थोड़ा सा और आरक्षण बढ़ा देने से और भी लाभ मिलेगा पिछड़ी जातियों को, जो जिनको नहीं मिल पाया। हाँ, नहीं मिल पाएगा तो हम आप बाबा साहब अम्बेडकर नहीं ना हैं कि सब ताक पर रख कर रोज एक ही चीज रिपीट करेंगे कि ईबीसी में कुछ जातियां हैं जिनको हक नहीं मिला है, उनको हक मिलना चाहिए। ये माली, ये तेली, ये प्रजापति, ये जो चंद्रवंशी, दांगी जाए तेल लेने जाए, किसी दुकान पे जाए और 1-1 लीटर का इंजन का तेल ले, वो तेल बढ़िया होता है, उसी का उपयोग करें जीवन में, क्योंकि आरक्षण में उनको फायदा तो मिलने जा नहीं रहा है जी। ये नाद बढ़ाया जा रहा है और किसी को कुछ समझ में आ नहीं रहा है। क्लासिफिकेशन की बात, कैटेगराइजेशन की बात मैं बार बार कर रहा हूं, लेकिन सरकार दरअसल आरक्षण देने को लेकर अपना जो क्या कहता है गिरेबान है उसको साफ नहीं रखी हुई है। मन साफ नहीं है सरकार का। ना तो आरक्षण ये मिलने जा रहा है जो उसका प्रारूप है, ना ये आरक्षण मैंने पहुंच पाएगा उन लोगों तक। दो बाध्यताएं, दो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। एक, रोहिणी आयोग हो या राज्य का रिपोर्ट हो आर्थिक पे, इस आधार पर जिन जातियों को अब तक कोई फायदा नहीं मिल पाया है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई इस आरक्षण में। दूसरा, इसका कानूनी दांवपेच। नीतीश कुमार ने कोरम पूरा करने के लिए आरक्षण बढ़ा देंगे ये कर तो दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह मामला फंसेगा, मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं। और आप सोचिए कि जब नीतीश कुमार इसमें फंस नहीं वाले हैं, ये मामला नहीं ही होने वाला है, तो क्यों ऐसी व्यवस्था नीतीश कुमार करेंगे? काहे ऐसा व्यवस्था करेंगे जिसमें हार ही हो, आरक्षण नहीं मिले? हाथ जलने वाली बात जो है, कह तो पाएंगे ना चुनाव में कि आपने देखा ना, ए पिछड़ा, ए दलित, देखे थे ना 15% न दिए थे तुम लोग को, क्या किया मोदी? काट दिया, रोक दिया। रुकेगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन रोकेगा कौन? मोदी। हाँ, ये समझाया जाएगा और फिर मोदी के खिलाफ माहौल बनाया जाएगा। नीतीश कुमार ने तो एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया है विपक्ष के हाथ में, लेकिन जनता इतनी मूर्ख थोड़ी है जी, समझना पड़ेगा। मैं तो पेचीदगी समझाने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। हमने परसों तमिलनाडु वाली बात समझाई जी जी जी। जो दर्शक आजकल देखते हैं लोग, आजकल कुछ विशेष जातियां जो हैं वो पंचनामा से मुंह भंग कर करके कहीं और जाकर समय तेल ले रही हैं। तो इंजन वाला तेल तो मिल नहीं रहा होगा, मिल रहा होगा मिलावटी वाला। मिलावटी वाला में रोज नीतीश कुमार जी ने ये कहा, नीतीश कुमार जी ने बताया कि इसमें से निकालना है, वहाँ गिरा देना है जी, यही समझा रहे हैं ना। माझी जी को एक तरफ दलित को आरक्षण देंगे, पिछड़ा को आरक्षण देंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर नया बनेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर तो नए बाबा साहेब अम्बेडकर नीतीश कुमार, उनसे कम थोड़ी है अब कहलाएंगे। जातीय सर्वे कराया, आरक्षण बढ़ाया, अब क्या बाबा साहेब अम्बेडकर किए थे? इतना थोड़ी बाबा साहेब अम्बेडकर किए थे, संविधान ना बनाए थे जी। और क्या किए थे? नीतीश कुमार तो बहुत आगे निकल गए, उनके जेपी से आगे निकल गए, लोहिया से आगे निकल गए, जॉर्ज से आगे निकल गए, शरद से आगे निकल गए, लालू यादव से आगे निकल गए, राबड़ी देवी से आगे निकल गए। बचा कौन जी? कोई हो तो गांधी जी बचे हुए हैं। उनकी भी कुर्सी विराट कोहली के 49वां शतक लिखा डोल रही है। गांधी जी सोच रहे होंगे कि ले कुछ कमी रह गया, एक बार और जन्म लेके कुछ 2-4 गो देश आजाद करा देते तब तो नीतीश कुमार जी से मैंने कंपटीशन हो पाता। लेकिन नाथुराम गोडसे ने व्यवस्था कर दिया उनका पहले बेचारे का। खैर, नीतीश कुमार जी भी आजकल जिस मनोस्थिति में अब ज़्यादा समय उनके पास भी है नहीं। जैसे विराट कोहली इस वर्ल्ड कप का रिटायर कर देंगे, वैसे नीतीश जी के पास भी रिटायरमेंट का समय लगभग उनका नज़दीक है। अंड बंड बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। हसुआ के ब्याह, खुरपी का गीत, खुरपियों के गीत तक ठीक था। हसुआ के ब्याह में खुरपी तक भी लगता है क्या? हाँ, तो हसुए जैसा ना प्रोडक्ट है। उनके भी पार्टी के लोग डरे हुए हैं कि कब रास्ते में क्या कब किसका पोल खोल दें। हम तो बड़े डरे रहते हैं कि कहीं अगर अंदरिया भितरिया बात सब लगेंगे खोलने कि तुमसे लिए थे ना जी, तुमको दिए थे ना जी, वो हुआ था ना जी, तो फिर तो ढेर लोग लंगटे हो जाएगा। सच्चाई यही है। फिल इन द ब्लैंक्स भरते रहिए। पत्रकार तो ही हैं। हमने एक दिन भी नीतीश कुमार के बयान पर चलाया, और जो उनको प्रधानमंत्री बनाता है वो 5 दिन से यही चला रहा है कि नीतीश कुमार पागल हो गए हैं, महिलाओं के खिलाफ कह रहे हैं इधर घुसा दो उधर निकाल दो। 5 दिन से चला रहा है जी। उनके सबसे करीबी माने जाले दुलरुआ
अशोक चौधरी जब मामला शांत हो गया तो अगला दिन किताब लेके पहुंचे दिखाने के लिए बायोलॉजी का। सर सही बोल रहे हैं। और मुझे दुर्भाग्य ये लगता है कि वो व्यक्ति कभी बिहार का शिक्षा मंत्री था और वो कह रहा है कि नीतीश कुमार जो समझा रहे हो तो डिक्शनरी में, वो तो बायोलॉजी की किताब में है। कहाँ है यार? किसको बेवकूफ बना रहे हो? इतना चमचाई। अरे नीतीश कुमार दत्तक पुत्र थोड़े बना लेंगे किसी को यार। और आज तक जिसको भी नीतीश कुमार ने बनाया अपने उत्तराधिकारी, कौन कहां है खोजिए। प्रशांत किशोर पैरासाइट किशोर हो गए हैं, पूछ नहीं रहा है कोई उनको। दो चार गो मजबूत लोग अगर साथ नहीं हो तो प्रशांत किशोर को कौन पूछता है जी बिहार में। वही हाल आरसीपी सिंह का हो गया है। ललन सिंह को भी वही हाल है, काटो तो खून नहीं, बुझा नहीं रहा क्या करें। जितने मजबूत आदमी ललन सिंह, उनको क्या स्थिति कर दिया नीतीश कुमार ने जी। उससे पहले शरद यादव हाय हाय करते मर ही गए। उनसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस का क्या हुआ आपको पता ही है। कल ठाकुर धर्मेंद्र आपके सामने यहाँ बैठे हुए थे, कितनी बातें तो उन्होंने नहीं बताई इंटरव्यू में, ऑफ रिकॉर्ड हमें वो बता रहे थे। मैं कुछ बातें जानता भी था जी। ऐसी ही बीमारी हुई थी उनको। और देखिए कहा था कि जो करिएगा सो मिल जाता है। हम कौन होते कहने वाले, लेकिन वो तो कह रहे थे कर्मा 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 रिटर्न्स। आप जो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ दुख हुआ सो दुख आपके साथ हुआ। आपने टिकट काट दिया था जॉर्ज फर्नांडिस का, जो पार्टी बनाया उन्हीं का टिकट काट दिया था, तो आपको भी तो मिलेगा ना रिटर्न में। खैर हम ये जस्टिफाई करने नहीं आए, हम आरक्षण पे वापस आते हैं। जी जी जी। जो नीतीश कुमार ने किया है, दिस इज अ प्लेन एंड फेयर आई वॉश ऑफ पीपुल। खास तौर पे वो जो जनता जो पिछड़ा वर्ग की है, जिसको लगता है कि नीतीश कुमार ने उनको बहुत कुछ दे दिया। अब है क्या कि तमिलनाडु वाला तो मामला हमने अपने समझाया था आपको कि 41% था, उसको बढ़ाकर पहुंचा दिया गया था 69%। अब 69% पे हुआ क्या कि जब मंडल आयोग का सिफारिश लागू हुआ तो उसके बाद जो सहनी वाला मामला हुआ, और सहनी वाले मामले में कोर्ट ने एक आदेश दे दिया कि 50% से ऊपर नहीं हो सकता है। तो इस मामले में फंस गया था तमिलनाडु वाला। अब तमिलनाडु वाला फंसा तो उसके बाद आपको पता है कि उसमें जयललिता थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी, वो गए केंद्र में, कांग्रेस पर दबाव बनाया उन्होंने। कांग्रेस गठबंधन में उनके थी, बहुत ज्यादा विधायक और सांसद जीत के आए थे। वो दबाव था कांग्रेस पर, कांग्रेस ने 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया और कानून बना दिया। तो अब वो तमिलनाडु वाला तो नहीं छिनाएगा। लेकिन बीच में कोर्ट ने एक बार ये बात कही थी कि अगर अनुसूची में भी शामिल है तो हम उसका कर सकते हैं एक बार निरीक्षण। लेकिन ये इससे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं आपको, इसके आगे की बात। लेकिन 2010 में एक खास बात हुई। 2010 में कोर्ट के समक्ष कई राज्यों के प्रस्ताव पहुंचे। अपने अपने राज्यों के में जो नेटिव जातियां हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठा है, झारखंड में आपके आदिवासी कम्युनिटी है, इनके आरक्षण को बढ़ाने या कोई नई जातियों को आरक्षण देने की बात जब आई और 50 से ऊपर का दायरा जाने लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इनके मांग को खारिज किया और फिर कहा कि आरक्षण का दायरा बढ़ाइए 50 से ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप साइंटिफिकली प्रूफ कीजिए इस बात को, आंकड़ों से और स्टैटिस्टिकली प्रूफ कीजिए कि ये जातियां डिजर्व करती हैं आरक्षण जो आप देना चाहते हैं। केवल राजनीतिक लाभ के लिए करने नहीं दिया जाएगा आपको, समझिएगा बात। केवल राजनीतिक लाभ के लिए आपको ये करने नहीं दिया जाएगा, मतलब जो डिजर्व करता है उसके लिए ही होना चाहिए। हाँ, अब बिहार में ये साइंटिफिकली प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन जान लीजिए नीतीश कुमार ने बड़ा बढ़िया खेल खेला। आप अब समझ रहे होंगे कि जातीय गणना क्यों हुई थी। जातीय गणना दरअसल इसीलिए हुई और आर्थिक सर्वेक्षण, और उसमें जो आंकड़े थे जिसमें जिन जातियों की कम हुई वो जातियां क्यों आज भी लड़ रही हैं, उसका एक कारण है। यही वो स्टेटिस्टिकल साइंटिफिक डेटा है जिसको तेजस्वी साइंटिफिक डेटा बार बार कह रहे हैं। यही वो आंकड़ा है जिसके आधार पर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को डायरेक्ट चुनौती दे रही है। आपने कहा था ना साइंटिफिक आंकड़ा महाराष्ट्र वाले में और झारखंड वाले में, लीजिए बिहार वाले में तो है, बाकी राज्यों में नहीं दिया था ये आंकड़ा। अब उनको भी दिमाग खुल गया है, नीतीश कुमार के इस करने के बाद उनको भी दिमाग खुल गया है कि अब क्या? और महाराष्ट्र में मांग उठ गई है और झारखंड तो भाजपा के पास नहीं है। तो ये तो अब डेटा, ये जातीय गणना वहां होगी और वहां से भी पहुंचेगा मामला सुप्रीम कोर्ट में, यही डेटा बनाकर जातीय गणना कराकर इस तरह का आर्थिक सर्वेक्षण कराकर भेजा जाएगा। तो साइंटिफिक डेटा होगा तो मुश्किल होगा ना कोर्ट को वापस करना।
लेकिन कोर्ट ही एक मामला नहीं फंस सकता है, मामला कई जगहों पे फंसेगा भी, लेकिन कोर्ट वाला मामला सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण मामला है। कोर्ट चाहेगी तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का दिया हुआ ये आरक्षण खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है। ये जो आरक्षण के यहाँ डाटा भेज रहे हैं, इनकी विसंगतियों को भी कोर्ट देखेगा। हो सकता है कोर्ट ये आदेश कर दे कि केंद्र सरकार अपने आधार पर बिहार में जातिगत जनगणना कराए, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को से जातिगत गणना कराइए, सरकारी आंकड़ों को हम नहीं मानेंगे। PIL दाखिल होगा, जिन जातियों को लगता है कि आरक्षण के दायरे का फायदा उनको नहीं मिलेगा, वो आरक्षण के लिए दायरा के लिए मांगेंगी कि भाई हमारा तो आंकड़ा गलत दिखाएगा, इसलिए हमको नहीं हो पाया, इसलिए हमको दीजिए। अब आप देखिए भूमिहार जाति कितना तेजी आती है बिहार में, धीरे से अपना चाप दिया उन लोगों ने आय वाला जी बिल्कुल। अब वो तो गरीब हो गए, तो आप उनको क्या दीजिएगा, ये भी मांग करेंगे वो। अब एक EWS 10% से कैसे सबका काम चल जाएगा, ये भी मामला उठेगा। इसी में 15% लोग ना है जी, जी शेख सैयद पठान भी हैं, सब हैं इसी में, ये मामला उठेगा। तो निश्चित तौर पर ये सारे मामले घुमा फिरा कर पेंच तो फंसाएंगे, लेकिन अन्य राज्यों में अब आग लगनी शुरू हो गई। ये भाजपा को नहीं चाहिए था इस वक्त, खासतौर पर चुनाव के वक्त जब भाजपा राम मंदिर का पट खोलने की तैयारी कर रही है, हिंदू वोट को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त नीतीश कुमार ने इतना बड़ा पेंच फंसा दिया कि अब हिंदू बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, खासतौर पर पिछड़ा हिंदू। वो सोचेगा कि राम मंदिर भी तो ठीक है था, राम जी का भी आशीर्वाद चाहिए, लेकिन आरक्षण वो तो ठीक है था। तो धीरे धीरे जानते हो क्या कहेगा, हम तो बौद्धिस्ट हैं, हम चल रहे हैं आरक्षण की तरफ। यही होता है। देखिए सवर्णों को 10,000 गाली दे दीजिए, 20,000 गाली दे दीजिए, उनको जो आप उन पर आरोप लगाइए, लेकिन सनातन संस्कृति जो बची हुई है इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है ब्राह्मणों का। इस बात को आप नहीं भूल सकते हैं। मैं देखता हूँ कुछ चपंडूस टाइप लोग बैठते हैं अलग अलग चैनल पर, विशेष तौर पे एक ही चैनल पर रोज बैठता है, कोई गाना गाता है, कोई फटीचर टाइप ठीक से कपड़ा नहीं पहनेगा, लेकिन वो मनुवाद पे ज्ञान देता है। मतलब उसको बड़ा पार्टी का एक संयोजक की तरह बनाया जाता है उसको। वो लगता है जैसे कि मतलब उसको विशेष तौर पर ना कहीं पार्टी से जुड़ा हुआ है, ना कहीं ना उसको तेजस्वी पहचानते हैं, ना उसको नीतीश पहचानते हैं। वो इसमें है ही ना 3 में 13 है, और वो सबसे ज्यादा आपको दिखिएगा कि आग उगलता नजर आएगा। वो अपने ही धर्म को गाली देगा। वो जानता अच्छे से कि इस निंदा का कानून हिंदू धर्म पर लागू नहीं होता है, बहुत मुश्किल मनेथी से। वो जानता अच्छे से कि मुसलमान अगर होता, अगर उस तरह से बोलता तो तुरंत इस निंदा कानून उस पर लागू हो जाता। देखिए वो कितना मतलब मानसिकता उसका बदला हुआ है। एक कलाकार हैं, नाम नहीं लेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार हैं, एक राइटर हैं, उनके जो पंडित जी हैं, तो वो गाना उनके लिए लिखते हैं। वो यादव समाज से आते हैं, जो बड़े भोजपुरी के एक्टर हैं। उन्होंने बाबा का गोड़ लाग लिया, प्रणाम कर लिया, तो वो संस्कार दिखा रहे थे। अब वो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो इसको डिफेंड करने में लगा था कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। देखिए मैं एक बात बताता हूँ। देखिए अगर जैसे समान उम्र के थे तो गोड़ लगने की कोई जरूरत नहीं थी, ये बात आपको समझना पड़ेगा। दरअसल यहीं पेच फंस जाता है। मेरे से लोग जब समझाने की कोशिश करते हैं तो हमें भी मनुवादी या हमें सवर्ण मीडिया या गोदी मीडिया या ढिमका फलना क्यों कहा जाता है, इसका एक कारण है। मैं जो समझाना चाहता हूँ ना, तो चोर के दायरे में तिनका वाला हाल रहता है। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि जरूरत ही नहीं था खेसारी लाल यादव को अपने दोस्त का जो ब्राह्मण था उसके उम्र का था उसका पैर छूने का। यही वो प्रथा है जिसको समाप्त करना है। अगर वो उनके राइटर हैं, उनसे बड़े उम्र के हैं और वो पैर छू रहे हैं तो कोई दो राय नहीं है, ब्राह्मण का छोटा बच्चा है उसका भी पैर छूना चाहिए, ये गलत है। यही जो समस्या है, इस समस्या पर ही आप फंस जाते हैं। आप कहीं भी फंस जाते हैं। आप जब भी कहते हैं कि यार ब्राह्मण का छोटा बच्चा भी होता है तो जौ जैसा होता है, अक्षत जैसा होता है, उसकी पूजा होनी चाहिए, नहीं, ज्ञान की पूजा होती है। हमारे सनातन में ज्ञान की पूजा होती है। यह भ्रंशित होकर आया है। हर ब्राह्मण ज्ञानी हो जरूरी नहीं है, और मनोज झा ने तो प्रूफ कर दिया इस बात को। अब कैसे बोलस कि हम अज्ञानी हैं। ठाकुर का कुआं का प्रसंगिक कविता पढ़कर उन्होंने ब्राह्मणों और राजपूतों में एक लड़ाई लगवाने की कोशिश की, और उनसे भी मैं तो अनपढ़ मानूंगा उसको जो व्यक्ति इस पर रिएक्ट कर गया, वो भी एक हफ्ता बाद। देखिए हम बहुत क्या कहा है, हम दुधारी तलवार पर चल रहे हैं रत्नेश जी, आप समझना होगा आपको। इतना आसान नहीं है पंचनामा। आप जिस समय पंचनामा में आए थे शुरू में, याद कीजिए पंचनामा में 50,000 67,000 लोग देखते थे। कुछ खास जातियों ने पंचनामा देखना छोड़ दिया है,
चौकीदार में तिनका वाला बात, हम नहीं बदलेंगे, बदलना उन्हीं को पड़ेगा। और वो फिर वापस आके देखेंगे इस पंचनामा, क्योंकि ये विधेयक वहां से वापस भी आ सकता है। सच तो स्वीकारना ही होगा, आज करिए, कल करिए, परसों करिए। कल भाजपा की सरकार आ गई और भाजपा इसी तरीके से बदला लेने लगे आप लोगों से, तो आप खोजिएगा किसको? नमन मिश्रा को, क्योंकि जो आज सत्ता के तलवे चाट रहा है कल भी चाटेगा। टेंट समियाना वाले को फर्क नहीं पड़ता है कि शादी में लगाना है कि मरनी में लगाना है, वो दोनों में लगाता है और दोनों में बजाता है। थाली दोनों में उसका एक ही रेट होता है, 700 रुपये पर प्लेट। और जो आपके पास बैठकर आपको राय देता है उचित, और वो हमेशा वही रहता है, उसकी एक्सक्लूसिविटी वही रहती है। खैर बहुत ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करना इन चीज़ों को, मैंने तो बहुत साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कर दी। मतलब ये मान लिया जाए कि अब अन्य राज्यों में आग लगनी शुरू हो गई है। अन्य राज्यों में बिल्कुल आग लगेगी। और मैं आपको एक डेटा बता दूं एग्जैक्टली, मतलब मामला कहाँ कैसे उठा। देखिए, जो महाराष्ट्र वाला मामला है, बिहार में जो आरक्षण का विधेयक है, महाराष्ट्र में मराठाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग लगातार जारी है। 2018 में महाराष्ट्र में विधानमंडल में मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16% आरक्षण का प्रस्ताव लाया गया था। विधेयक पारित किया गया। विधेयक में मराठा समुदाय को सरकार और सामाजिक शैक्षणिक जो रूप से है पिछड़ा, उस वर्ग में डालने की बात भी हो गई थी। विधानमंडल में भी पारित हो गया। जून 2019 में बंबई उच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण की संवैधानिकता को बरकरार रखा, लेकिन सरकार से इसे राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिश के अनुसार 16% घटाकर 12-13% करने की कहा। इस आरक्षण को बड़ा झटका तब लगा जो 2021 को, जब सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक ठहराया माफ कीजिएगा, और कानून को रद्द कर दिया। अदालत ने माना कि मराठा आरक्षण 50% से ऊपर नहीं जा सकता है, और दोबारा इस आरक्षण के मसौदे को मांगा गया। क्या आधार देकर? साइंटिफिक डेटा कहाँ है? लाइए, कौन सा सर्वे आपने कराया है? अब इसी को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार समझते हुए सर्वे पहले कराए, आर्थिक उसका प्रारूप पेश किया, और सीधे एक मसौदा तैयार करके, जो मैंने आपको बोल दिया था पहले ही कि नीतीश कुमार क्या करेंगे तो हम लोग बहुत पहले जान रहे हैं जी। और नीतीश ने वही किया जो तय था। अब इसकी वजह से क्या होता है कि मराठा आरक्षण भी उठेगा, गुजरात में भी आरक्षण का मांग उठेगा। गुजरात के पटेल कौन है? तो नीतीश कुमार के दूर के गोतिया। मतलब बीजेपी फंस गई है। बीजेपी फंसेगी, हर तरफ से फंसेगी। और जो लोग, कुछ लोग देखिए बने भाजपा माइंडेड है, वो आते कहते अरे नमन जी कितना नीतीश को डिफेंड कीजिएगा, इतना भलगर आदमी है, इतना अश्लील आदमी। आप ही चुन के भेजे है ना। लालू यादव को रोकने के लिए आप ही लोगों ने ना वोट किया था नीतीश कुमार को। 15 साल 16 साल भाजपा अपने माथा पर लेकर घूमी, तो अब नहीं बुझाया। आज हमको चाइनीज मीडिया बोल रहे हैं, होने वाला गोडी मीडिया बोलता है, ना चाइनीज मीडिया बोलता है। गजब की परिस्थितियां हैं बिहार में। सच पत्रकारिता करना असंभव है, असंभव है। सच बोलना असंभव है, फिर भी किसी न किसी तरह कहते हैं पत्थर पे फूल खिलाने जैसा। अभी पत्थर पे हमको दिख गया कि फूल पंचनामा खिल गया है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि रोज करूं। जिस दिन मेरा भी हिम्मत टूट जाएगा उस दिन यहाँ बोलने वाला कोई नहीं बचे। बाकी लोग तो तलवा चटुआ है, ये है। छत्तीसगढ़ जाएगा, राजस्थान जाएगा, मुंबई जाएगा, दिल्ली जाएगा, विदेश जाएगा, तो कहेगा क्या विकास हो रहा है, ऐसा न बनाओ नीतीश जी। आया कि नीतीश जी को पहले प्रधानमंत्री बनाओ, उसके बाद ही कुछ बात होगी। धूर्त, महाधूर्त, और फिर ऐसे पत्रकार। चलिए, पंचनामा में आपने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार ने जो आग लगाई है वो अब अन्य राज्यों तक पहुंचनी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र से क्या इसकी शुरुआत होगी? पंचनामा में चीड़फाड़ हमने कर दिया है। अपनी राय रखिए और कैसा लगा जरूर बताइएगा। क्या जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पर जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया है उसकी क्या स्थिति अन्य राज्यों में होने वाली है, इस पर लगातार हम चीड़फाड़ करते रहेंगे। डॉक्टर संपादक नमन मिश्रा सर भी जुड़ेंगे। देखते रहिए पंचनामा। धन्यवाद।